गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और तीसरा पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का, थर्ड पार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है इवोपरेशन। इवोपरेशन इवोपरेशन क्या होता है उसको हम पता। एक होता है वेपराइजेशन, सेकंड है इवोपरेशन। तो वेपराइजेशन तो बॉइलिंग पॉइंट पे जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसी को बोलते हैं हम। तो सेकंड चीज इवोपरेशन क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जो अब इसको समझने से पहले दो क्वेश्चन पूछूंगा सबसे, अगर किसी को आंसर पता हो तो बताना। पहली चीज, जब हम धूप में कपड़े सुखाते हैं, जो क्लॉथ वेट क्लॉथ होते हैं, उनको जब धूप में सुखाते हैं तो वो ड्राई क्यों हो जाते हैं, सूख क्यों जाते हैं, उसका रीजन क्या है? वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे गए हैं क्या? वो उनका बॉइलिंग पॉइंट, वो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हुआ है क्या? ऐसा नहीं है, वो गर्म नहीं होता। तो उसका रीजन क्या है? एक तो उसका रीजन हमें पता होना चाहिए। तो उसका रीजन क्या होता है? इवोपरेशन। अब इवोपरेशन क्या होती है वो समझते हैं कि जो भी सॉलिड, लिक्विड या गैस होते हैं, मैटर मैटर जो है वो मैटर के उस पार्ट, जो मैटर है उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? मूविंग करते रहते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वो रेस्ट पोजीशन में नहीं होते। एक फिक्स गिवन टेम्परेचर, अगर कोई भी हमें फिक्स गिवन टेम्परेचर दे दे, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, एनी टेम्परेचर, उस पे जो अलग अलग डिफरेंट मैटर्स होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है, गतिज ऊर्जा। क्योंकि उनकी बॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है, बॉन्डिंग डिफरेंट होने के कारण उनकी एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है उस टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे। हम यहाँ पे बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड की लिक्विड जो होता है उसके अंदर क्या होता है? लिक्विड की जो आउटर सरफेस होती है, सबसे बाहरी परत, जो भी लिक्विड है उसकी जब से जो सबसे बाहरी परत है, आउटर सरफेस, वो पार्ट, उस पार्ट के पार्टिकल्स, उस पार्ट के पार्टिकल्स, ये कंप्लीट लिक्विड है। और ये इंटरनल पार्टिकल्स है, ये आउटर पार्टिकल्स है, मतलब सरफेस के पार्टिकल्स है। अब जो काइनेट फिक्स जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे जो आउटर पार्टिकल्स है, सरफेस के जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी? ग्रेटर। बाकी सभी जो अंदर जो पार्टिकल्स है उनके कंपैरिजन में इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ग्रेटर। और काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होने के कारण ये इतनी एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी कि ये जो इनके साथ बॉन्डिंग बनी हुई है, अंदर वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ जो बॉन्डिंग बनी हुई है, वो बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? ब्रेक। ये उस बॉन्डिंग को क्या कर देंगे? ब्रेक, तोड़ देंगे। और वो बॉन्डिंग जैसे टूटेगी तो केवल और केवल ये ऊपर वाली जो लेयर है पार्टिकल्स की, वाटर के पार्टिकल्स की, वो क्या हो जाएगी? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसको बोलते हैं इवोप्रेशन। और ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट से क्या है? कम है। इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये जो वाटर के पार्टिकल्स है ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे ही क्या हो गए? वेपर में कन्वर्ट हो गए। इसलिए इसको बोलते हैं इवोप्रेशन। अब इवोप्रेशन की डेफिनेशन क्या हुई? दिस टाइप ऑफ फिनोमेनॉन इन दिस वो लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ये जरूरी नहीं है 80 पे भी हो सकता है, 70 पे भी होता है, 60 पे भी, 50 पे भी, किसी भी टेम्परेचर पे। लेकिन ये टेम्परेचर किससे कम होना चाहिए? इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं इवोप्रेशन। सिंपल सी चीज है, इसमें बस कुछ नहीं होता। जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस मीन्स पर सबसे ऊपर वाले पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकल्स, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? ग्रेटर। और वो ग्रेटर होने के कारण वो क्या हो जाते हैं? इतने सक्षम हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं कि वो जो अंदर वाले पार्टिकल्स उनके साथ जो बॉन्डिंग बनी हुई है उस बॉन्डिंग को क्या कर देते हैं? अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। और ब्रेक करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ऐसे ही सेकंड वाली लेयर का नंबर आएगा, वो इस प्रकार जो क्लोज होता है वो क्या हो जाता है? ड्राई। एक एक लेयर वेपर में कन्वर्ट होती जाती है और कम टेम्परेचर पे वो क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स इफेक्टिंग इवोपरेशन। मीन्स इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं? इफेक्ट पहुंचाते हैं। मतलब कौन से रीजन है जिसके कारण इवोपरेशन इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। मतलब वो लिक्विड के वो वेपर में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है और कैसे डिक्रीज
हो सकती है, वो रीजंस क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग इवोपरेशन। अब इसको समझने के लिए हम पहले एक एक्टिविटी करेंगे, तो उसको ध्यान से समझना है और सुनना है। तो यहाँ पे देखो, हम एक तो ली मैंने टेस्ट ट्यूब, एक ली है चाइना डिश। ये टेस्ट ट्यूब है, ये चाइना डिश, दोनों में 5 5 ml क्या लिया है मैंने, वाटर लिया है। ये वाटर है, दोनों में 5 5 ml वाटर लिया है, ठीक है। अब इस दोनों को क्या करना है, कीप नियर टू विंडो, या तो किसी विंडो के पास में रखो दोनों को, ठीक है, एक को नहीं दोनों को। सेकंड चीज क्या करना है, कीप अंडर द फैन, या फिर फैन के नीचे रख दो, फैन ऑन करो, फैन के नीचे रख दो दोनों को कुछ समय के लिए, या फिर एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कितने भी समय के लिए रखो, लेकिन फिक्स टाइम के बाद दोनों को ऑब्जर्व करना है। हम जब दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा इसके अंदर जो वाटर है, वाटर लेवल है, वो डिक्रीज हुआ है, कम, लेकिन इसका वाटर लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, वो अभी मैं वापस समझाऊंगा। इस एक्टिविटी को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक तो ये कम हो जाएगा, इसका वाटर लेवल कम हो जाएगा। ऑब्जर्व, घर पे ये चीज प्रैक्टिकल किया जा सकता है, घर पे करके देख सकते हो। बड़ी चीज, कोई भी बड़ी चीज लेना, उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर रखना है, एक ग्लास में रखना, उतना ही वाटर एक किसी बाउल में रख देना। तो फिर घर पे ये चीज एक्टिविटी करके देख सकते हो। सेकंड चीज, इस बार ये वाली जो एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी है वो किसके साथ करना है, इसको कवर करके करना है, किसी चीज से कवर कर देना है इसको, ताकि सनलाइट में या फिर एयर में नहीं आए। ये दो टू एक्टिविटीज है इसमें। एक तो हमें विंडो के पास में रखना है, इसी को टू टेस्ट ट्यूब को एक फैन के पास में रखना है। सेकंड, एक तो विंडो के पास में रखना है बाउल को, चाइना डिश को, एक रखना है फैन के नीचे, अंडर द फैन। अब हम देखते हैं इफेक्ट। फर्स्ट, सरफेस एरिया। ये जो चीजें हैं वो किसको इफेक्ट पहुंचाती है, इफेक्ट पहुंचाती है इवोपरेशन प्रोसेस को इफेक्ट पहुंचाती है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो इस एक्टिविटी से हम इस चीज को हम इस एक्टिविटी से एक्सप्लेन करेंगे कि जब मैंने इन दोनों को एक किसमें रखा, विंडो के पास में रखा, तो क्या हुआ, इसमें वाटर का जो लेवल था वो कम डिक्रीज हुआ। सपोज करो इतना इसमें वाटर का लेवल था और वाटर इतना कम हुआ इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें वाटर का लेवल इतना था और इसमें इतना हो गया, इसमें ज्यादा वाटर केस में कन्वर्ट हुआ, इवोपरेट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा वो किस में कन्वर्ट होगा, इवोपरेशन में कन्वर्ट होगा। क्योंकि इतने जितने ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा जो पार्टिकल्स होंगे वो लिक्विड के, वो क्या होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, और काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो उतने ज्यादा पार्टिकल्स क्या होंगे, इवोपरेट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने पर इवोपरेशन जो प्रोसेस है वो क्या होगी, इंक्रीज। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या हुआ कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम धूप में रखेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर धूप में रखेंगे तो क्या होगा कि जो सरफेस एरिया है उसके जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी पहले से जो कंपेरिजन में जो अंदर के जो पार्टिकल्स है उनके कंपेरिजन में क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। या फिर गर्मी वाले डेज की बात करते हैं, समर डेज की, समर डेज में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो टेम्परेचर की जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, फास्ट होगी। तो वो क्या होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इवोपरेशन की जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होंगे, जल्दी ब्रेक होंगे, सेकेंड लेयर भी उतनी फास्ट क्या होगी, इवोपरेट होगी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आया कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो ऊपर वाले पार्टिकल्स है, सरफेस के पार्टिकल्स है, वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी तो वो जल्दी क्या हो जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इवोपरेशन प्रोसेस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकेंड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में जितनी वाटर वेपर है वो क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी। अगर एयर में ज्यादा वाटर वेपर पहले से ही प्रेजेंट है तो वो क्या है, ह्यूमिड है। वो वहाँ की जो सराउंडिंग है, आसपास का जो एरिया है उसको क्या है, ह्यूमिड बोल देंगे, क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है वो क्या है, ज्यादा है। तो ऐसी जगह पे क्या होगा कि एक फिक्स टेम्परेचर पे एयर में वाटर वेपर का फिक्स अमाउंट ही रह सकता है। अगर जैसे बारिश के दिनों की बात करते हैं, रेनी डेज में क्या होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। और जैसा कि हम अपने कपड़ों की बात करते हैं तो जो क्लोथ्स है वो ड्राई फास्ट नहीं हो पाते, कब, रेनी डेज में, क्योंकि पहले से वाटर वेपर बहुत सारी हमारे आसपास प्रेजेंट होती है। और पहले से अगर वाटर वेपर प्रेजेंट है तो और ज्यादा इवोपरेशन, जो इवोपरेशन प्रोसेस है वो नहीं होगी,
क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक फिक्स टेम्परेचर पे वाटर वेपर की एक फिक्स क्वांटिटी ही एयर में प्रेजेंट हो सकती है, इसलिए ज्यादा जो वाटर है वो इवोपरेट नहीं होगा, इसलिए रेनी डेज में कपड़े आसानी से नहीं सूखते। जबकि सरफेस एरिया जब उनको हम फैला के सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और धूप में सुखाते हैं तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, तो जल्दी सूखते हैं। ह्यूमिडिटी, बारिश के दिनों में कपड़े नहीं सूखते। इसका मतलब ये जो इवोपरेशन प्रोसेस है उसको ह्यूमिडिटी क्या करती है? डिक्रीज कर देती है, उसको कम कर देती है प्रोसेस को। सेकेंड है विंड स्पीड। विंड स्पीड, अब वही चीज दोनों को अब अगर हम उसमें रखते हैं एयर में, तो उसमें भी उसका भी इफेक्ट पड़ेगा हवा का। इसकी भी हम क्लोथ की बात करते हैं। जब क्लोथ को जब विंड स्पीड से ब्लो करती है तो उस समय हम देखते हैं कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब विंड ब्लो करती है तो अब वो अपने साथ जो सराउंडिंग के जो वाटर वेपर है उसको भी अपने साथ ब्लो करके ले जाती है, बहाकर ले जाती है, जिससे वहां पर वाटर वेपर की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, डिफिशियंसी। तो उसको फुलफिल करने के लिए और वाटर क्या होता है? इवेपोरेट होता है। लिक्विड या लिक्विड की सरफेस से जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं? इवोपरेट होते हैं, जिससे इवोपरेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। मीन्स अगर विंड की स्पीड इंक्रीज होगी तो इवोपरेशन प्रोसेस भी इंक्रीज होगी। ये इफेक्ट्स दे इवोपरेशन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डज इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। कि जो हमारा जब इवोपरेशन प्रोसेस होती है तो हमारी जो सराउंडिंग आसपास का जो एरिया है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इसका इवोपरेशन, इसका रीजन कैसे बनती है उसका हम पता लगाएंगे। तो एक कंटेनर में हम जब वाटर लेते हैं, जैसे हमने इस कंटेनर में वाटर लिया, जैसे हम वाटर को ओपन में रखते हैं, या वाटर छोड़ लिक्विड की बात करते हैं, यहाँ पे लिक्विड लेते हैं इसमें, तो यहाँ से कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी? ये जो अपर सरफेस है इसके जो पार्टिकल्स है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे? वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जो इवोपरेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई। अब जब इवोपरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई तब क्या हो रहा है कि जब ये पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे बॉन्ड, जो बॉन्ड्स है पार्टिकल अंदर वाले जो पार्टिकल्स है, इंटरनल जो पार्टिकल्स है उनके साथ जो बॉन्डिंग बनी हुई थी वो क्या हो रही थी? ब्रेक। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स अंदर है उनकी काइनेटिक एनर्जी जो वेपर में कन्वर्ट हो गए उनकी काइनेटिक एनर्जी से क्या है? कम है। तो अब यहाँ पे क्या होता है? जब वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, अंदर वाले जो पार्टिकल्स है, उनकी जो एनर्जी है उसमें क्या होता है? लॉस होता है, एनर्जी में लॉस होता है। तो उस लॉस को पूरा करने के लिए, रीगेन करने के लिए क्या करते हैं? जो आसपास की सराउंडिंग है, एयर है, उसमें से क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो आसपास का जो सराउंडिंग है, जो एरिया है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। फिर से क्या होंगे? ये आसपास से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो कुछ एनर्जी इनको सनलाइट से मिलेगी, फिर से एक सरफेस क्या हो जाएगी? इवोपरेट हो जाएगी। इस प्रकार जो आसपास का जो सराउंडिंग जो एरिया है वो क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। इसको समझने के लिए हमारे पास दो एक्टिविटीज है, दो एक्सपेरिमेंट है। तो पहला है एसीटोन, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर को अपनी प्लम पे रखना, कुछ खाली करना है तो कुछ समय आफ्टर फ्यू सेकेंड्स हम फील करते हैं कि जो हमारी प्लम है वो क्या हो गई? ठंडी, हमें ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो नेल पॉलिश रिमूवर है इसको ये इवोपरेट होता है। इवोपरेट होने पर इसको क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी ये कहाँ से लेता है? हमारी जो प्लम है उससे लेता है या फिर सराउंडिंग से लेता है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। वहाँ की जो टेम्परेचर वो क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। इसी प्रकार सेकंड है हमारा, जो सेकंड एग्जांपल है वो है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ग्राउंड। की ग्राउंड और समर डेज में हम क्या करते हैं? जो ग्राउंड होते हैं वो गर्म होते हैं, जो रूफ होती है वो भी गर्म होती है, हॉट होती है। उसको ठंडा करने के लिए हम उसके ऊपर जो वाटर है वो स्प्रिंकल करते हैं, मतलब छिड़काव करते हैं वाटर का। तो ऐसे उसमें वहाँ पे जो सराउंडिंग है वो ठंडी क्यों हो जाती है? जब हम छिड़काव करते हैं तो वहाँ पे जो हिडन हीट है, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वो रिक्वायर्ड होती है उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब जैसे हम वाटर का छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकलर करते हैं, तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर में कन्वर्ट होगा तो जो वहाँ पे जो एनर्जी का एब्जॉर्वेशन होगा, जो वाटर बचा हुआ है वो क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से करेगा?
अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से, जैसे ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए आसपास से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वहां के आसपास का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वो भी एक रीजन बना किसका, कूलिंग का। तो इस प्रकार ये काम करता है इवोपरेशन। इवोपरेशन में सिंपल सी चीज है कि इवोपरेशन को इवोपरेट होने के लिए पार्टिकल्स, लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उनको इवोपरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, सराउंडिंग से मिलती है। सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे तो वो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आइस कोल्ड वाटर या आइस, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि किसी ग्लास में क्या है, आइस है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि उसमें क्या है, आइस वाला वाटर, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा वाटर है, कोल्ड वाटर है इसके अंदर। तो उसके बाद ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ से आती है, इसका रीजन क्या है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसका रीजन क्या है कि हमें पता है कि जो सराउंडिंग है उसमें क्या है, वाटर वेपर, उसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर। जब ये वाटर वेपर किसके कांटेक्ट में आती है, इस सरफेस के, जो थम्बलर है या ग्लास है उसके कांटेक्ट में आती है, तो वहां पे एनर्जी लॉस होता है। ये जो पार्टिकल्स है वाटर वेपर के, ये अपनी एनर्जी इस ग्लास को दे देते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी कम है। और हमें पता है कि एनर्जी जो ट्रांसमिशन है वो हाई हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर होता है। तो यहाँ से जो एनर्जी है वो अंदर चली जाती है। अब इनकी एनर्जी लॉस होती है तो ये गैस से वाटर ड्रॉपलेट से किस में उसमें वाटर वेपर से किस में बदल जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ एनर्जी लॉस होता है, जैसे ये थम्बलर के कांटेक्ट में आते हैं एनर्जी का लॉस हो जाता है इनके पार्टिकल्स का, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल सा है एकदम। हमने 3 स्टेट्स पढ़ी मैटर की। अब हम नेक्स्ट स्टेट्स पढ़ेंगे, जो टोटल 5 स्टेट्स होती है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन, उनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि उन पर अभी सर्चिंग चल रही है। तो 4th स्टेट है हमारे पास प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एनर्जेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो प्लाज्मा स्टेट है उसके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, इसमें दोनों हो सकते हैं, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। तो इनको, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये वास्तव में जो होती है वो क्या होती है, गैसेज, आयनाइज्ड गैसेज। आयनाइज्ड का मतलब होता है या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं या ऐड किए गए हैं। जैसे क्लोरीन, ये आयनाइज्ड, ये आयनाइज्ड नहीं है, इसमें Cl माइनस ऐसा कुछ जब चार्ज आ जाता है इसके ऊपर तो वो आयनाइज्ड हो जाती है, इसमें आयन से आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, उसको बोलते हैं आयनाइज्ड गैस। अब उसी प्रकार आयनाइज्ड गैस की बात हो गई यहाँ पे, जैसे 2H+, ऐसे हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, ऐसे बहुत सारी गैसेस होती है। तो उन पे डिपेंड करती है जी। आयनाइज्ड गैस का मतलब वो होता है इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन, कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उससे प्लस चार्ज आ जाता है, जब एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसका मतलब वो आयनाइज्ड हो गया। वो हम नेक्स्ट आगे वाले जो चैप्टर्स होंगे उनमें पढ़ेंगे आयनाइजेशन, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब की। फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होती है, नॉर्मल हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट होती है उसी को हम फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं। इस फ्लोरोसेंट ट्यूब में भरी हुई रहती है हीलियम गैस, हीलियम की गैस या फिर अदर गैसेस फिल रहती है। जब इस फ्लोरोसेंट ट्यूब में, जैसा कि मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये एक फ्लोरोसेंट ट्यूब बनाई है, इसमें क्या भरे हुए हैं, गैस। कोई सी भी गैस हो सकती है इसमें, हम हीलियम, वैसे नॉर्मली हीलियम गैस होती है और अदर गैसेस भी हो सकती है। जब इसमें क्या की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है इसके अंदर। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर क्या होता है कि ये जो गैस हमने फिल की है वो क्या हो जाएगी, आयनाइज्ड हो जाएगी। आयनाइज्ड होने के कारण यहाँ पे कौन सी स्टेट बनेगी, यहाँ पे प्लाज्मा स्टेट आएगी। और ये प्लाज्मा क्या करता है, ग्लो करता है, और ये प्लाज्मा ही क्या करता है, ग्लो
करता है। और ये जो ग्लो करने की जो कलर है, प्लाज्मा का जो कलर है जिससे वो ग्लो कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर हीलियम गैस भरी हुई तो जैसे व्हाइट कलर का, ऐसे अदर गैसेस, दूसरी जो गैसेस फिल होगी उनके कलर भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट चीज है नियोन सिंक बल्ब। ये भी नॉर्मल बल्ब के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो गैस फिल की जाती है वो कौन सी गैस होती है? नियोन। इसमें भी जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है, नॉर्मल बल्ब की जैसे होता है ये भी, तो इसमें भी जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तो जो नियोन गैस है वो क्या हो जाएगी? आयनाइज्ड हो जाती है। आयनाइज्ड होने के कारण ये ग्लो करती है। इसकी भी एक स्पेसिफिक कलर होता है, प्लाज्मा होता है, इसमें प्लाज्मा स्टेट बन जाती है, क्योंकि आयनाइज्ड गैस ही क्या है? प्लाज्मा स्टेट है। आयनाइज्ड गैस ही प्लाज्मा स्टेट है। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे इसमें, तो जो नियोन गैस है वो आयनाइज्ड हो जाएगी और वहां पे प्लाज्मा स्टेट आ जाएगी और वो एक डिफरेंट स्पेसिफिक कलर के साथ ग्लो करेगी। इसमें तो इसी प्रकार जो हम बात करते हैं कि द सन एंड स्टार्स ग्लो, जो सन और स्टार्स ग्लो करते हैं वो हमें स्पेसिफिक कलर के दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? वहां पे हाई टेम्परेचर के कारण होता है। वहां पे जो स्टार्स है उनके अंदर हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर के कारण वहां पे क्या बनती है? प्लाज्मा स्टेट बनती है, जिसके कारण वो ग्लो कर पाते हैं। इसका रीजन ये है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई द स्टार्स ग्लो, देन राइट दिस रीजन, देयर इज अ प्लाज्मा स्टेट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड दे ग्लो। ओके, नेक्स्ट स्टेट है हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको इस फॉर्म को बोस सत्येंद्र नाथ बोस जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे, एंड सेकंड आइंस्टाइन जो कि साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर बताया इसके बारे में, इसलिए इसको बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट बोलते हैं। ये मैटर की फिफ्थ स्टेट है। और ये कैसे मिलती है? ये मिलती है, देखते हैं एक बार। इट इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग गैस ऑफ एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब था वेरी, बहुत, अत्यंत, लो डेंसिटी अबाउट 100,000 this the density of normal air, this is the density of normal air 1.225 kg per meter cube. This is the density of normal air to super low temperature. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल एयर है उसकी जो डेंसिटी है उसको 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें किसकी डेंसिटी, जो गैस मिलेगी, जो गैस मिलेगी वो इतनी डेंसिटी की गैस मिलेगी। उस गैस को बहुत ज्यादा ठंडा करने पर, सुपर लो टेम्परेचर, बहुत ज्यादा ठंडा करने पर हमें कौन सी स्टेट मिलेगी? बीईसी स्टेट मिलेगी। फिर से समझ लेना एक बार। जो गैस है, नॉर्मल जो एयर है उसमें जो गैस प्रेजेंट है, उस गैस की डेंसिटी को 100,000 टाइम्स क्या करना है? कम करना है। उसके बाद में उसको बहुत कम टेम्परेचर पे ठंडा करने पर हमें जो स्टेट मिलेगी उस स्टेट को हम बोलेंगे बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं सेंड कर दूंगा, आपको सॉल्व करना है।